देखिए प्यारे दोस्तों, आज हम न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आप वीडियो को पूरा देखें, आपको अच्छा लगे, आपको समझ में आए तो बाकी बच्चों से भी इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको, ताकि सब बच्चों को इसका बेनिफिट मिले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं संदीप साहन, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, इस ऑनलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स पिनाकल सहारण सर के नाम से है। इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन की। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या चीज है, पहले इसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, फिर इसके बेसिक कंजर्वेशन लॉ के बारे में हम बात करेंगे। न्यूक्लियर रिएक्शन का मतलब क्या है कि कोई एक पेरेंट न्यूक्लियाई है एक्स, दिस इज पेरेंट न्यूक्लियाई, दिस इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी हो सकता है और नॉन रेडियो एक्टिव भी हो सकता है। इसके ऊपर हम बम्बार्डमेंट करेंगे किसी भी एलिमेंट की। मान लीजिए इसके ऊपर किसी ए पार्टिकल की हमने बम्बार्डमेंट की है। ए पार्टिकल यहाँ पर इंसिडेंट पार्टिकल है, जब ये इससे कंबाइन होगा तो कोई एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएगा, यानी ये इसके अंदर फ्यूज हो जाएगा, एक हलचल पैदा होगी, एक इंटरमीडिएट स्टेज होगी जिसको हम कंपाउंड एलिमेंट बोलते हैं। और ये फिर डिसोसिएट हो जाएगा किसी भी ड्यूटर न्यूक्लियाई के अंदर, प्लस एक और पार्टिकल को इमिट कर देगा, बी पार्टिकल को इमिट कर देगा, और इस प्रोसेस में कोई ना कोई एनर्जी बाहर निकलेगी। इस तरह की जो रिएक्शन प्रोसीड होगी इसको हम न्यूक्लियर रिएक्शन कहेंगे। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है कि व्हेन एनी इंसिडेंट particle A bombardment, when any incident particle A incident on parent nuclei it form unstable intermediate compound C that further dissociate into daughter nuclei Y and particle D emit with emission of energy Q. This is called न्यूक्लियर रिएक्शन। इसे न्यूक्लियर रिएक्शन हम कहेंगे। यहां हम बात लेके चले हैं कि मान लीजिए ये Z है और ये A है, हमने A एलिमेंट है उसको इस पे जब स्ट्राइक किया तो कोई ना कोई नया एलिमेंट बनेगा, और वो कोई भी हो सकता है, Z' A' का एलिमेंट हो सकता है। इसको हम एक एग्जांपल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये फॉर्मेट है, ये आपका पेरेंट न्यूक्लियस है, ये आपका डॉटर न्यूक्लियस है। तो हम एक एग्जांपल के तौर पे इसको समझने की कोशिश करेंगे। हम एक एग्जांपल ले लें कि इस तरह की रिएक्शन का एक एग्जांपल ले लिया जाए। नाइट्रोजन के ऊपर हीलियम की बॉम्बार्डमेंट कर दें। ये क्या कर दें हम कि एक नाइट्रोजन है 714, इसके ऊपर हीलियम पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट कर दी जाए तो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा जो F18 और 7 और 2 9, F18 19 9 18 बनेगा। ये अनस्टेबल होगा,
अनस्टेबल होगा तो अनस्टेबल के लिए हमने ये नाम दे दिया, फ्लोरीन है ये। और ये किस में टूट गया, ऑक्सीजन प्लस एक प्रोटॉन को इमिट करेगा, एक प्रोटॉन को इमिट करेगा तो 817 आइसोटोप में ये टूट जाएगा। इस रिएक्शन को लिखने का अच्छा सा तरीका है कि N ब्रैकेट में अल्फा पार्टिकल है और वो प्रोटॉन निकला है बाहर, और यहाँ ऑक्सीजन लिख दे, ये 714 और यहाँ पर 817। ये भी लिखने का तरीका है इस रिएक्शन को। पहले वो पार्टिकल लिखा जाएगा जिसके ऊपर बम्बार्डमेंट है, लास्ट में वो आएगा जो आपका प्रोडक्ट के फॉर्म में है, ये वो पार्टिकल है जो इंसिडेंट किया है, और ये वो पार्टिकल है जो जनरेट हुआ है। ये फॉर्मेट है रिएक्शन का। अब ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन बनी है, ये रिएक्शन तब न्यूक्लियर रिएक्शन मानी जाएगी जब कुछ फॉर्मेट को ये फॉलो करे, कुछ लॉ को फॉलो करे। वो लॉ कौन कौन से हैं हम एक एक को समझने की कोशिश करेंगे। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब देखिए कौन कौन से लॉ को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट से क्या आप नोट्स बना सकते हैं, ये आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा। मैं इसी एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को कि किस किस लॉ को ये रिएक्शन फॉलो करें। नंबर 1 है, पहला जो हमारा लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जो जो लॉ ओबे करते हैं, पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि ये जो पहले का पार्ट है ये आपका रिएक्टेंट है और ये पार्ट है प्रोडक्ट। इन दोनों के यानी बिफोर और आफ्टर न्यूक्लियर रिएक्शन चार्ज रिमेन सेम। इसका मतलब हो गया टोटल चार्ज in the reaction in the total charge in the reaction remains in the reaction remains same before and after reaction। यानी रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद में टोटल चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और चार्ज को जो रिप्रेजेंट करता है वो एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब हो गया और एटॉमिक नंबर बी सेम। ये पहली कंडीशन है, चार्ज का मतलब एटॉमिक नंबर है, ये सेम होगा। सेकंड जो लॉ है कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियन का है। सेकंड है कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स। इसका भी मीनिंग क्या हुआ, ये रिएक्शन से पहले है और ये रिएक्शन के बाद है। रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियन है जिसको एटॉमिक मास नंबर से, यानी टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन ब्रैकेट में एटॉमिक मास नंबर बी सेम बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन या न्यूक्लियर रिएक्शन। यानी यहां देखिए 14 + 4 18, यहाँ 17 + 1 18, चार्ज 7 to 9, 9 8 + 1 9। तो दोनों लॉ के कंजर्वेशन को फॉलो करेगा। तीसरा है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को, नंबर 3 पे आ जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब है कि जो रिएक्शन है इससे पहले और रिएक्शन प्रोसीड होने के बाद जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम, वो फॉलो होना चाहिए। यानी इसका मतलब हो गया टोटल लीनियर मोमेंटम है वो रिमेन सेम रहेगा। टोटल लीनियर मोमेंटम इन न्यूक्लियर रिएक्शन remains same before
and after reaction proceed, रिएक्शन प्रोसीड, यानी लीनियर मोमेंटम है वो बिफोर और आफ्टर सेम रहेगा। चौथा जो लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को फॉलो करेगा। फोर्थ लॉ है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का मतलब है ये रोटेशनल केस में होता है, लीनियर मोमेंटम ट्रांसलेटरी केस में होगा। जैसे ही बम्बार्डमेंट की पार्टिकल की तो उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी है, या इनिशियली आप पेरेंट न्यूक्लियाई को रेस्ट पे माने, लेकिन आफ्टर रिएक्शन आपका जो प्रोडक्ट एलिमेंट बना है, यानी जिसको हम डॉटर न्यूक्लियाई बोलते हैं, और जो पार्टिकल इमिट हुआ है वो दोनों वेलोसिटी में हो सकते हैं, लेकिन बिफोर और आफ्टर मास इनटू वेलोसिटी का मल्टीपल है वो रिमेन सेम रहेगा। एंगुलर का केस में अगर वो रोटेट कर जाए तो इसमें कहेंगे हम टोटल एंगुलर मोमेंटम इन न्यूक्लियर रिएक्शन, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल एंड न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई remains same before and after nuclear reaction। तो ये ध्यान रखना आपको, बिफोर और आफ्टर न्यूक्लियर रिएक्शन है ये मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। एक आता कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी का कंसेप्ट चलता है पांचवा। यहां ध्यान रखना है कंजर्वेशन ऑफ मास भी लागू नहीं होता, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लागू नहीं होता, लेकिन हम जब मैक्रोस्कोपिक पे देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं अपने क्लासिकल फिजिक्स में देखेंगे, तो कंजर्वेशन ऑफ मास भी वैलिड होता है और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी वैलिड होता है इंडिविजुअल। लेकिन यहाँ हमने मास डिफेक्ट का कंसेप्ट आने की वजह से आइंस्टीन ने अपनी इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर दिया था कि मास एनर्जी में और एनर्जी मास में कन्वर्टेबल है, लेकिन दोनों का सम है वो कंजर्वेशन रहेगा, यानी कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी इक्विवेलेंस, इस लॉ को तो ओबे करेगा। इसका मतलब है कि डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। आइंस्टीन की इक्वेशन में ये कहता है कि अकेला मास या अकेली एनर्जी कंजर्व नहीं है, मास कन्वर्ट इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कन्वर्ट इनटू मास, लेकिन मास और एनर्जी का सम है, यानी इन दोनों का इक्विवेलेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यानी एनर्जी कंजर्व तो है लेकिन मास और एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल है। तो इस केस में अगर Q निकालनी हो आपको रिएक्शन में, तो रिएक्टेंट का मास माइनस प्रोडक्ट का मास इंटू सी स्क्वायर कर दे तो ये कंजर्वेशन लॉ को फॉलो कर देगा। ये हमारे न्यूक्लियर रिएक्शन जो थी वो न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है, और न्यूक्लियर रिएक्शन में आप देखेंगे कि जो आपकी एनर्जी जनरेट होती है उनके ये रिलेशन होते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि नोट्स बना लेंगे। अब देखिए आप ध्यान देंगे एक बात का कि मैं आपको इनकी क्यू एनर्जी निकालने की और बात बता देता हूं कि इनमें जो एनर्जी है क्यू एनर्जी, जिसको हम न्यूक्लियर एनर्जी का नाम देते हैं, वो कैसे निकलती है। मान लीजिए एक्स एलिमेंट था, इस पे ए पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट की, वाई डॉटर न्यूक्लियाई बना और बी इमिट हो गया पार्टिकल और क्यू एनर्जी निकली। इस रिएक्शन में इसका मास है वो mx है, इसका मास ma है, इसका मास है वो my है, इसका मास mb है। तो यहां डेल्टा m जब निकालेंगे आप, डेल्टा m का मतलब है मास डिफेक्ट इन दिस रिएक्शन। मास डिफेक्ट क्या हो जाएगा, mx प्लस ma में से इन दोनों के मास का सम को माइनस कर देना है mb, और जब हम एनर्जी निकालें Q वो क्या होती है डेल्टा m इंटू सी ऑफ स्क्वायर। ये वैल्यू डेल्टा m की हम रख दें तो क्या बन जाएगी mx प्लस ma माइनस my माइनस mb, और इस पूरे को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें।
यहां ध्यान रखना है, दो केस हो सकते हैं, एक तो Q की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो सकती है और एक Q की वैल्यू लेस देन 0 हो सकती है। ये डिपेंड करेगा आपका कि मास डिफेक्ट क्या है। अगर Q की वैल्यू 0 से बड़ी है इसका मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, और Q की वैल्यू छोटी होगी देन इट इज नेगेटिव, इट इज नेगेटिव। अगर Q बड़ा है इट इज पॉजिटिव वैल्यू। तो ये बात ध्यान रखना, अगर Q की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका सिंपल सा मीनिंग हुआ कि इस रिएक्शन में एनर्जी बाहर निकली है और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक थर्मिक रिएक्शन। और इसमें क्या हुआ है, एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब है कि उसने एनर्जी एक्सेप्ट की है, और जब एनर्जी एक्सेप्ट करता है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये दो चीजें भी आप ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन सी रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी और कौन सी एक्सोथर्मिक। जिसमें एनर्जी रिलीज हो वो आपकी रिएक्शन हो जाएगी आपकी, जिसमें एनर्जी रिलीज हो एक्सोथर्मिक, और जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। तो इसका भी आप नोट्स लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम बात करते हैं न्यूक्लियर फिजन के ऊपर। देखिए हम बात करते हैं अब न्यूक्लियर रिएक्शन कौन कौन सी होती हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन दो तरह की हैं। हमने जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस एटॉमिक मास नंबर कर्व को पढ़ा तो उसमें देखा था कि इंटरमीडिएट एलिमेंट है जिनका एटॉमिक मास नंबर इंटरमीडिएट है, उनकी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होती है। लेकिन जो लाइटर न्यूक्लियाई थी या हैवियर न्यूक्लियाई थी, वो उन दोनों की न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम थी। इसका मतलब है वो अनस्टेबल थी, और वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करना चाहेंगे कि जो लाइटर न्यूक्लियाई है वो हैवियर में कन्वर्ट होना चाहेंगे और हैवियर न्यूक्लियाई है वो लाइटर में कन्वर्ट होना चाहेंगी, ताकि वो अपनी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को इंक्रीज कर पाए ताकि उनकी स्टेबिलिटी बढ़ सके। जब कोई भी न्यूक्लियाई है वो या तो फ्यूजन प्रोसेस में जाए या फिजन प्रोसेस में चली जाए। फ्यूजन का मतलब होता है टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म दी हैवियर न्यूक्लियाई, और फिजन प्रोसेस में हैवियर न्यूक्लियाई डिसोसिएट और ब्रेक इनटू दी टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई। दोनों ही प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, इट इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन का मतलब है न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन कम इनटू प्ले, यानी दोनों प्रकार की कोई भी रिएक्शन प्रोसीड हो जो उसमें एनर्जी रिलीज होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी न्यूक्लियर एनर्जी कहलाएगी। हम जो पहले प्रोसेस पढ़ेंगे फिजन की प्रोसेस पढ़ेंगे। न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस में क्या होता है कि किसी भी एक हैवियर न्यूक्लियाई है, कुछ ऐसे रेडियो एक्टिव हैं जो अपने आप डिसइंटीग्रेट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं जिनको इनिशिएशन की जरूरत होती है। जैसे यूरेनियम 235 है, हम उसके ऊपर स्लो न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट करें जिसकी वजह से वो एक इंटरमीडिएट एक्साइटेशन न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होगा और उसके बाद वो अपने फ्रेगमेंट में ब्रेक डाउन हो जाएगा, और जब फ्रेगमेंट में ब्रेक डाउन होगा तो ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, दैट इज नोन एज द न्यूक्लियर एनर्जी। तो हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि फिजन का मतलब क्या है। जैसे हमारा यूरेनियम है, ये डिसोसिएट हो जाए A प्लस B दो लाइटर न्यूक्लियाई में, ये हैवी न्यूक्लियाई हो, ये हैवी है और ये लाइटर है, दोनों के दोनों लाइटर न्यूक्लियाई में ब्रेक डाउन हो जाए। किसी न किसी इंसिडेंट पार्टिकल की प्रेजेंस में होते हैं, इसलिए हम इनको न्यूक्लियर रिएक्शन का नाम देंगे, और इसके बारे में हम न्यूक्लियर फिजन को पढ़ना चाहेंगे। तो देखिए न्यूक्लियर फिजन क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ये एक प्रोसेस है जो हैवी न्यूक्लियस को टू और मोर लाइट न्यूक्लियाई में डिसोसिएट करती है, यानी इट इज द प्रोसेस, it is the process to break down, to breaks heavier nuclei into two or more lighter nuclei is called nuclear fission.
न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन का मतलब है कि कोई भी हैवी न्यूक्लियाई है वो लाइटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाए। इसका हम एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं यूरेनियम का। यूरेनियम 235 पे जब हम न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट करते हैं, ये यूरेनियम 235 है, इसके ऊपर हमने न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट की है 92, तो ये हमारा इंटरमीडिएट बनेगा 236 और 92। ये हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड है, ये ध्यान रखना। और इंटरमीडिएट कंपाउंड है तो जब ये डिसोसिएट होगा ये दो में टूट जाएगा, एक तो बेरिलियम और एक क्रिप्टॉन के अंदर। बेरिलियम और क्रिप्टॉन, बेरिलियम जो है बेरिलियम प्लस क्रिप्टॉन, और साथ में ये न्यूट्रॉन को भी इमिट करेगा प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को। बेरिलियम 56 141 और ये 36 और 8 9 144 44 और ये 3 न्यूट्रॉन को आउट करेगा। इस तरह की रिएक्शन प्रोसीड होगी। तो आप इसको देख सकते हैं, ये 141 है और सॉरी ये 92 है। अब मैच कर जाएगा तो ये हो गया 36, 141 92 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 1236 बन जाएगा। और नीचे का ये 6 है यहाँ पे 236, ये 56 और 36 को ऐड करोगे तो 92 बन जाएगा। तो ये रिएक्शन प्रोसीड हुई है। इस रिएक्शन में क्या हुआ है, ये आपका पेरेंट न्यूक्लियाई था, ये पेरेंट न्यूक्लियाई, ये पार्टिकल बम्बार्ड किया, ये आपके डॉटर न्यूक्लियाई हैं, डॉटर न्यूक्लियाई। और ये दोनों डॉटर न्यूक्लियाई हैं, इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई भी इनको हम कह सकते हैं। तो ये जो डॉटर न्यूक्लियाई हैं इसमें ये कन्वर्ट हुआ और लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज हुई है। तो जो ये रिएक्शन प्रोसीड होती है ये इन द प्रेजेंस ऑफ स्लो न्यूट्रॉन होती है। किसकी प्रेजेंस में होती है ये स्लो न्यूट्रॉन की प्रेजेंस में होती है। आप ये चीज देख सकते हैं। तो जब स्लो न्यूट्रॉन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी तो वो स्लो न्यूट्रॉन है, उनकी एनर्जी क्या होगी, ये जो स्लो न्यूट्रॉन है इनकी एनर्जी होती है 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत कम एनर्जी होती है। यानी दिस रिएक्शन प्रोसीड ओनली फॉर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन एंड दीज आर आल्सो कॉल्ड थर्मल न्यूट्रॉन। और उस न्यूट्रॉन की जो एनर्जी होती है, ये याद रखने की बात है, 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस जो न्यूट्रॉन की एनर्जी इतनी होगी तो ये इस रिएक्शन को प्रोसीड कराएंगे, अदरवाइज इस रिएक्शन को प्रोसीड नहीं करवा सकते। हम ये देखना चाहेंगे कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में अप्रोक्सीमेट कितनी एनर्जी रिलीज होती है, उसकी कैलकुलेशन हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ अगर आपको याद हो तो वो ग्राफ इस तरीके का था। हमने इस तरीके का एक रफली ग्राफ बना के देखा था, इस तरीके का। जो हैवियर न्यूक्लियाई थी इधर वाली, इनकी एवरेज एनर्जी 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू। और जो ये इंटरमीडिएट एलिमेंट आए थे इनकी थी 8.85 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थी। और हम सब जानते हैं कि ये हैवियर न्यूक्लियाई ब्रेक डाउन करेंगी इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई में। जब ये इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई में ब्रेक डाउन करेंगी तो स्वाभाविक सी बात है ये स्टेबिलिटी चाहेंगी और कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करेंगी। हम ऐसा मान के चलते हैं कि एक एवरेज सी वैल्यू निकाल के देखेंगे कि न्यूक्लियर फ्यूजन में कितनी एनर्जी अप्रोक्सीमेट रिलीज होती होगी। यानी मैंने लिखा वी नो दैट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर हैवी न्यूक्लियस इज 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दे स्प्लिट इनटू देयर इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई हैविंग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज 8.85। let us consider, let we take the element having atomic mass number, atomic mass is equal to 240 अप्रोक्सीमेट मान के चले हम, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। हमने एक ऐसा एक एलिमेंट लिया जिसका एटॉमिक मास 240 है। it dissociate, it breaks into two
फ्रेगमेंट ऑफ मास नंबर A/2 ऑफ ईच, यानी दो पार्टिकल में वो टूटा है और दोनों का जो मास है वो इतना है। हम एनर्जी निकाल लें तो बाइंडिंग जो एनर्जी रिलीज होगी क्यू एनर्जी, वो क्या हो जाएगी, हम ऐसे निकाल लें, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज इक्वल टू बिफोर द रिएक्शन प्रोसीड, यानी यहां लिख सकता हूं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बिफोर फिजन, यानी बिफोर फिजन निकालनी है तो इसको EI नाम दिया मैंने, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यानी 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये एक न्यूक्लियन की है, और नंबर ऑफ न्यूक्लियन निकालने हो तो 240 से मल्टीप्लाई कर दें। जब आप 240 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपको वैल्यू मिलेगी वो 1824 के आसपास मिलती है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गुणा करके देख लेंगे, इसका पॉइंट हटा देंगे, 0 से कट जाएगा 24 और इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेना, 1624 आनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो 1824 मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 76 और 24 की जब मल्टीप्लाई करें तो आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, देख सकते हैं वैल्यू लगभग 1824 के आसपास आनी चाहिए। अब आफ्टर फिजन रिएक्शन बाइंडिंग एनर्जी निकाल लें, ई फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी, 8.85 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है पहले पार्टिकल की, दोनों बराबर पार्ट में टूटे हैं, तो पहला पार्ट हो गया 120 का और सेकंड वाले की भी 8.85 इंटू मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 120, और जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू लगभग आपकी जो वैल्यू मिलेगी 2024 के आसपास मिलेगी, 2040 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें तो चेंज इन एनर्जी निकालनी है, यहां मैं निकालना चाहूंगा चेंज इन बाइंडिंग एनर्जी। क्या हो जाएगी बाइंडिंग एनर्जी, ये पर न्यूक्लियन की थी, हमने बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट किया, EF माइनस EI, और ये वैल्यू आ गई 2040 माइनस 1824 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये वैल्यू आपकी देखेंगे EB की वैल्यू लगभग 216 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। तो हमने देखा कि जब एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चले तो जो एनर्जी निकली है बाइंडिंग एनर्जी वो 216 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास मिली है। और जब हम यूरेनियम की बात करते हैं तो यूरेनियम के अंदर थोड़ा सा वेरिएशन आता है, तो फॉर यूरेनियम मैं यहीं लिख देता हूं, फॉर यूरेनियम 235 92 के केस में जो बाइंडिंग एनर्जी हमें मिलती है वो लगभग 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास मिलती है, तो ये वैल्यू इससे लगभग मैच करती है। ये आपकी न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन थी और एनर्जी की अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन हमने की। आप इसको इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसका नोट्स बना लें। देखिए हम बात करते हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन की। सामान्यतः क्या होता है कि कोई भी एक यूरेनियम न्यूक्लियाई है, उसके ऊपर हमने स्लो न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट की। जैसे ही बॉम्बार्डमेंट करेंगे तो यूरेनियम न्यूक्लियाई है दो लाइटर न्यूक्लियाई में डिसोसिएट हो जाएगा। जैसे ही दो लाइटर न्यूक्लियाई में डिसोसिएट होगा तो 3 न्यूट्रॉन भी प्रोड्यूस होंगे इसमें, यानी जैसे ही एक न्यूट्रॉन को यूरेनियम पे स्ट्राइक किया तो 3 न्यूट्रॉन वहां जनरेट हुए, वो 3 न्यूट्रॉन आगे फिर 3 यूरेनियम न्यूक्लियाई को स्ट्राइक करेंगे, फिर रिएक्शन प्रोसीड होगी, और रिएक्शन प्रोसीड होगी तो इंडिविजुअल एलिमेंट फिर रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा। जैसे ये मैंने एक स्लो न्यूट्रॉन लिया, इसने यूरेनियम को स्ट्राइक किया, एक ये पार्टिकल में डिसोसिएट हुआ, लेकिन 3 न्यूट्रॉन 1 2 3 न्यूट्रॉन जनरेट हुए। ये 3 न्यूट्रॉन फर्दर 3 यूरेनियम से फिर स्ट्राइक करेंगे और एक यूरेनियम न्यूक्लियाई फिर 3 न्यूट्रॉन को जनरेट करेगी, ये भी 3 को करेगी, ये भी 3, ये तीनों न्यूट्रॉन फिर आगे यूरेनियम एलिमेंट को या एटम को स्ट्राइक करेंगे, और ये रिएक्शन इस तरीके से क्रॉस आगे से आगे चलती रहेगी। अगर ये रिएक्शन कंट्रोल्ड हो जाए तो इसको हम कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, अगर इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते
तो ये अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होगी। ये कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करें, तो एक फैक्टर चलता है हमारा जिसको रिप्रोडक्शन फैक्टर बोलते हैं हम, या रिप्रोडक्शन फैक्टर कह सकते हो, या न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। एक कंसेप्ट आता है न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। इसी का दूसरा नाम होता है रिप्रोडक्शन फैक्टर। रिप्रोडक्शन फैक्टर ये है क्या चीज, इसको समझ लो, काफी इंपॉर्टेंट है। और इस पे मैंने देखा है कई बोर्ड क्वेश्चन बना देते हैं। इसको के से लिखते हैं हम, ये मैंने के लिख दिया। के का मतलब क्या कहता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोड्यूस्ड इन ए पर्टिकुलर जनरेशन। मान लीजिए हम इस स्टेज पे, ये एक जनरेशन है, एक जनरेशन ये है, एक जनरेशन ये है, किसी भी एक जनरेशन की बात कर लो। मान लीजिए मैं इस जनरेशन की बात करता हूं, इस जनरेशन के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन काउंट कीजिए, 3 6 9 3 6 9 3 6 9 27। तो ऊपर तो क्या आ जाएगा, के की वैल्यू 27 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोड्यूस्ड इन वन पीरियड या वन प्रायर जनरेशन, यानी जिस जनरेशन के हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन काउंट किए, इसे जस्ट पहले वाले के 3 6 और 9, उसको हम नीचे डिवाइड कर दें, इसको काटेंगे तो वैल्यू आई 3। ये हमारी के की वैल्यू है। के की वैल्यू क्या फायदा करती है हमें, के की वैल्यू के आधार पे हम रिएक्शन को डिवाइड कर सकते हैं, 3 केस बना सकते हैं। पहला केस है अगर आपका रिप्रोडक्शन फैक्टर ग्रेटर देन 1 है। ध्यान रखना, पहली कंडीशन है इफ रिप्रोडक्शन फैक्टर या न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज ग्रेटर देन 1। इसका ये मीनिंग हुआ, एक से ज्यादा होने का मतलब यह है कि हर अगले जनरेशन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कंटिन्यूअसली राइज होंगे, और जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन भी कंटिन्यू इंक्रीज होगी। ये होगी अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, चेन रिएक्शन। और इसमें भी एनर्जी जो है जनरेट होगी, एनर्जी कंटिन्यू इंक्रीज, कंटिन्यूस इंक्रीज, बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगी। अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो ये हैजर्ड्स प्रोड्यूस करेगी, विनाशकारी हो जाएगी। दूसरा केस है के लेस देन 1। ये केस ये कहता है कि इस रिएक्शन में, इस जनरेशन में न्यूट्रॉन है 9, आगे कम होने हैं, इससे लेस देन 1 होने का मतलब कम, उससे अगले में और कम, उससे आगे और कम, और लास्ट में रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप। इसका मतलब हुआ है रिएक्शन कंटिन्यू डिक्रीजिंग, कंटिन्यू डिक्रीज एंड स्टॉप आफ्टर सम स्टेप, आफ्टर फ्यू स्टेप। ये रिएक्शन हमारी स्टॉप हो जाएगी, ये सेल्फ सस्टेनेबल नहीं रहेगी। और तीसरी कंडीशन है k इज इक्वल टू 1। इस रिएक्शन में क्या है कि मान लीजिए 9 न्यूट्रॉन है, अगले जनरेशन में भी 9 है, आगे भी 9 है, यानी कांस्टेंट रिएक्शन रहेगी। इसको बोलते हैं कंट्रोल्ड रिएक्शन, कंट्रोल्ड रिएक्शन। और कंट्रोल्ड रिएक्शन का मतलब हो गया कि कंटिन्यू कांस्टेंट एनर्जी जनरेट करेगी, कांस्टेंट एनर्जी प्रोड्यूस्ड, कांस्टेंट एनर्जी प्रोड्यूस्ड, कांस्टेंट एनर्जी। ये और ये रिएक्शन आपकी कंटिन्यू प्रोसीड होती रहेगी। ये 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको ध्यान रखनी है किसी भी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में। जो ये थर्ड का स्टेप है कि रिएक्शन कंट्रोल्ड कैसे रहे, यहाँ तो हर जनरेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन राइज हो रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ न्यूट्रॉन है जो उनको स्टॉप कर लिया जाए। और कंट्रोल्ड रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं, वो डिवाइस का नाम है न्यूक्लियर रिएक्टर, जो आपके सिलेबस में है। मैं नेक्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर पे चर्चा करूंगा। ये आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, यहां से आपको पता लग जाएगा कि कंट्रोल्ड रिएक्शन कौन सी है, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन कौन सी है, और कंट्रोल्ड रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं वो होता है हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर। ओके, थैंक यू।